बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग में, तो उस पेपर को डिस्कस करेंगे। क्लब केस था ये, बहुत सारी जो सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की उन्हें क्लब करके एग्ज़ाम ये कंडक्ट किया गया है पीपीएससी की तरफ से। तो इवनिंग का जो पेपर है इसके क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चन को आप सेव कर सकते हैं और हो सकता है कोई क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाए। कल जो आपका एसडीओ का एग्ज़ाम होना है, एसडीओ के एग्ज़ाम के हवाले से बेटा मैं एक दो बातें आपको कहूँगा। एक तो ये कि आज रात को सुकून से सोएं, अपनी नींद पूरी करके जाएं, क्योंकि कल आपके 2 एग्ज़ाम हैं, आपने दोनों में परफॉर्म करना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि आपने जो टाइम बताया गया है 9:30 बजे का और 1:30 बजे का, उससे पहले पहले पहुँचना है। अगर आप वही पुरानी रूटीन में 10 बजे पहुँचे और 2 बजे पहुँचे तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा ये है कि पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है आपने। जो जीके वाला पेपर है कोशिश कीजिएगा 85-90 नंबर का अटेम्प्ट करना है आपने उसे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वो सुन लें, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी सारी मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो कोशिश करें मैक्सिमम जो है अटेम्प्ट करें, उससे आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतने ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होंगे आपके, ठीक है। इसी तरह CSA का पेपर भी ज़रूर अटेम्प्ट करना है, सारे लोगों ने एग्जाम देना है। शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है हमारे पास जूनियर क्लर्क में, आप देखें तो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा मैन। जावा आपको पता है कि इंडोनेशिया का क्या आइलैंड है, तो वहाँ पे जो है ना कहा जाता है कि होमो इरेक्टस 1891 के अंदर दरियाफ्त किया गया था, ठीक है। इसके बारे में मेरे ख्याल से ऑप्शन में मौजूद था, मज़ीद जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अफ्रीका में भी, इथोपिया में पाए गए बहुत सारे जो है ना जी, आप देखें फॉसल्स ह्यूमन के हवाले से, तो वो भी देखें ऑप्शन में था या नहीं था। ह्यूमन मशक हामून मशकेल लेक जो है जी किधर पाई जाती है जी? बलूचिस्तान में। रिपीटेड सवाल है ये, ठीक है। तो ये जो चाकी डिस्ट्रिक्ट है ईरान के बॉर्डर के पास, वहीं पे वहाँ पे कहीं पे आजकल तो ये वैसे सीजनल लेक है ये, मतलब ये डेड बेड कह सकते हैं आप, मतलब खुश्क जो है ना जी बेड है लेक का, तो उसमें सीजनल जो है पानी आ जाता है। साल्टी वाटर लेक है ये। विच मेटल इज यूज्ड इन हाई कंपोजिशन इन स्टेनलेस स्टील। तो ये आप ज़रा देखें, सवाल की स्टेटमेंट को भी ज़रा नोट करें और उसमें ऑप्शंस को भी देखिएगा। सबसे ज़्यादा जो मेटल्स अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन ही होती है तकरीबन 70%। अगर आयरन के अलावा पूछा गया था, इस तरह से सवाल है आयरन और क्रोमियम के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाती है, फिर तो क्रोमियम ठीक है, वरना आयरन सबसे ज़्यादा है। मैंने चार्ट दिखाने की कोशिश की है, दूसरे नंबर पे क्रोमियम है 16 से 18%। उसके बाद जाके कहीं हमारे पास जो है ना जी, आप देखें कि निकल है 10 से 14%। अगर उसने पूछा हुआ था जी आयरन के बाद कौन सी मेटल यूज़ की जा रही होती है सबसे ज़्यादा, तो फिर आपका क्रोमियम ऑप्शन ठीक रहेगा, फिर क्रोमियम ठीक रहेगा। अगर उसने ओवरऑल पूछा हुआ था तो आयरन आप देखें 70% तकरीबन है जो इसमें यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ऑप्शन को भी अपने सामने रखते हैं आप, उसी हिसाब से जो है ना जी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न चेंज, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है ना, इस दफ़ा मैं पिछले वीक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बल्कि कल परसों भी एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो हमारी सर्दियां हैं वो सुकड़ के 1 से 2 महीने की रह गई हैं। ये क्यों कम होती जा रही हैं सर्दियां? हमारी सर्दियों का जो टेन्योर है ये कम होता जा रहा है, क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और गर्मियां जो है बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी कुछ यही बात की गई है कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न जो है ये चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी, मतलब सर्दी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ पूछी गई थी 10 अक्टूबर 2021 है। F1 की जो है हेल्प के लिए यूज़ की जा रही होती है रेड लाइन अंडर लाइन फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए 3 तरह की लाइन होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लाइन मौजूद ऐसे मौजूद होगी, आप जब आप वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, एक यहाँ पे मौजूद होगी ऐसे। एक रेड लाइन जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक को बताती है। ग्रीन लाइन अगर है तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब ग्रामर की मिस्टेक है। तो फिर एक ब्लू लाइन भी होती है,
ठीक है। ब्लू लाइन किस लिए होती है, उसे कहते हैं हम कंटेक्सचुअल मिस्टेक, मतलब ना वो ग्रामर की मिस्टेक होती, ना ही वो स्पेलिंग की मिस्टेक होती, बल्कि कंटेक्स्ट की मिस्टेक होती है। मिसाल के तौर में कहता हूं देयर, THEIR, देयर इज अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे THEIR देयर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे देयर THERE देयर आना चाहिए। देयर के स्पेलिंग ठीक है। अब किस कंटेक्स्ट में कौन सा आना चाहिए, तो ये जो कंटेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास THERE देयर आना चाहिए था। तो वो अगर इस तरह की मतलब ब्लू लाइन होगी तो हम कंटेक्सचुअल मिस्टेक्स को कहेंगे। उसे पूछा है उसका भी उसने पेपर में। तो 3 तरह की मिस्टेक्स होती है हमारे पास। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको पता है कि F7 जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो भी यूज करते हैं। लाइट ईयर के बारे में पूछा गया, डिस्टेंस का यूनिट है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। स्पीड ऑफ जो लाइट है 1,86,000 माइल पर सेकेंड है, ये भी पूछा गया है पेपर में। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शुरू किया था 16 हिजरी में। ये भी पूछा कब शुरू किया था इन्होंने, 16 हिजरी को शुरू किया था जी, 16 हिजरा को इन्होंने शुरू किया था। मतलब ये है कि 622 में हिजरत हुई, तो जमा करें 16 कितना हो जाएगा, ये 638 AD में इन्होंने शुरू किया था। स्टैंडर्ड वही 622 को बनाया था कि मुसलमानों का कैलेंडर 622 से शुरू होगा। हिजरत का पहला साल, हिजरत का दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह से जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे, स्टैंडर्ड उसी को बनाया गया। तो ये भी पूछा हिजरी हमारा ईयर कब से शुरू हुआ, 622 से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन इसे स्टैंडर्डाइज किसने किया, हज़रत उमर फारूक साहब ने किया। कब किया, 16 हिजरी में। साल कौन सा चल रहा था उस वक्त, 16 हिजरी चल रहा था, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट फील्ड मार्शल जो थे कौन थे जी, ये पूछा गया। तो जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब थे। 1959 में इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया था। आजकल भी आपको पता है फील्ड मार्शल साहब हैं, बल्कि अब तो वो CDF हो गए हैं फील्ड मार्शल के साथ साथ। तो पाकिस्तान की तारीख में 2 ही फील्ड मार्शल गुजरे हैं, एक अयूब खान साहब, उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया था, और दूसरे हाफिज आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त CDF हैं। इन्हें जो है पार्लियामेंट ने ये जो इंडिया के साथ हमारा मार्का हुआ था उसके अंदर जो है ना जी क्या इन्हें मतलब इन्हें आप कह लें कि अवार्ड किया था, ये डेजिग्नेशन जिसे हम क्या कहेंगे जी, फील्ड मार्शल का। तो इन्हें जो है ना जी हम कहेंगे सिविलियन गवर्नमेंट ने दिया था, ये पहले हैं जिन्हें सिविलियन गवर्नमेंट ने दिया है। फर्स्ट OIC सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछा गया, टनको अब्दुर्रहमान साहब हैं जी। टनको अब्दुर्रहमान आप देखें कि ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 1957 में जब मलेशिया आज़ाद हुआ UK से, बरतानिया से, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के। ये भी सवाल बनता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया कौन थे जी, टनको अब्दुर्रहमान साहब थे। ये नाम के वाले से बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका। नॉन अलाइन मूवमेंट जो बनाई गई थी ना, टनको अब्दुर्रहमान हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, और वो जो जोसेफ ब्रोज टिटू थे युगोस्लाविया वाले, ये 3-4 बंदे थे जिन्होंने नाम बनाई थी, ठीक है। तो ये मलेशिया से इनका ताल्लुक था। OIC के पहले सेक्रेटरी जनरल भी यही बने थे, ठीक है। करंट कौन है जी सेक्रेटरी जनरल OIC के, सवाल ऐसे ही बनाता है वो, ये तरीकाकार होता है इन सवालों को याद करने का। करंट कौन है जी OIC के सेक्रेटरी जनरल, हुसैन इब्राहिम था। कहाँ से उनका ताल्लुक है, चार्ट से है, ठीक है। OIC के हवाले से कितने मेंबर हैं, 57 हो जाएंगे अब। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है किधर है जी, जद्दा में ही है। तो ये सवाल हैं सारे, कब बनाई गई थी, 1969 के अंदर, 1969 में इसे बनाया गया था। इसकी पहली मीटिंग मोरक्को में हुई थी, रबात में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और उसकी सेकंड जो मीटिंग थी पाकिस्तान में लाहौर में 1974 में हुई थी। ये भी सवाल बनता है। बोगरा फार्मूला जो है ना जी, देखिए बोगरा फार्मूले के हवाले से अब 2 डेट हैं। एक तो ये है जी मोहम्मद अली जो बोगरा साहब थे उन्होंने पेश किया था 1953 के अंदर, ठीक है। लेकिन असेंबली में फिर वो अप्रूव करवाया गया। असेंबली में किसने प्रेजेंट किया या कौन से साल में किया गया प्रेजेंट, ठीक है। तो ये है जी 7 अक्टूबर 1953, जब मोहम्मद अली बोगरा साहब ने अपना जो फार्मूला था, बोगरा फार्मूला जिसे उसने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला था बेसिकली। ये भी पूछता है ये क्या था बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला ही था कि किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और मुल्क को कैसे लेके चलना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर 1 यूनिट को भी बाद में ऐड कर दिया गया। तो ये 7 अक्टूबर 1953 को, 1 साल बाद 6 अक्टूबर 1954 को असेंबली में पेश किया गया। तो ये अप्रूव होने ही वाला था, गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ दी थी, ठीक है। 1954 पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, तो 1954 के अंदर पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन कर लिया था। सीटो बनी भी 1954 में थी, 1954 में ये बनी थी।
तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इसे। इसमें यूके था, इसमें फ्रांस था, इसमें अमेरिका था, इसमें फिलिपाइन था, इसमें इस तरह से ये मुल्क थे सारे। ठीक है, तो ये बेसिकली चाइना को घेरने के लिए बनाया गया था, चाइना को और रशिया को घेरने के लिए पाकिस्तान इसका मेंबर था। और पाकिस्तान ने इसे कब छोड़ा था, ये भी सवाल बनता है। 1973 में 72 में हमने ऐलान कर दिया था हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसने सीटों ने 71 की जंग में हमारा कोई साथ नहीं दिया था, कोई रोल नहीं प्ले किया इसने। तो भुट्टो साहब जब है उसने कहा भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे रहने का क्या फायदा है, जब हमारे पर जंग मुसल्लत हुई थी, जब हमारे पास इंडिया के और हमारी जंग चली, तो उस वक्त इसने क्या किया हमारे लिए, हमने इसका हिस्सा नहीं है। 72 में भुट्टो ने ऐलान कर दिया था, ऑफिशियली 73 में हमने छोड़ दिया था सीटों को। अगर पूछा जाए कि हमने सीटों को कब छोड़ा, तो 73 कहिएगा, 73 में। ठीक है जी। बिट का आपको पता ही है, बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट हमारे पास क्या होती है, बाइनरी डिजिट होती है, इसमें 0 और 1 होते हैं। ठीक है, 0 और 1 होगा हमारे पास, ऑन ऑफ कह सकते हैं आप। तो ये बिट होगा हमारे पास, और हमारे पास जो 4 बिट्स होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, एक निब्बल बनाती हैं। सवाल पूछता है निब्बल का भी, एक निब्बल बनेगी। ठीक है, या इसे हाफ बाइट भी कह देंगे, हाफ बाइट भी कह देंगे इसे 4 बिट्स को। फिर 8 बिट्स मिलके क्या बनाएंगी, एक बाइट बनाएंगे, या फिर 2 निब्बल कह लें इसे आप, 2 निब्बल हो जाएंगे ना 8 बिट्स की। इस तरह भी कभी कभी पूछ लेता है। एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, वैली होगी। पहाड़ों के दरमियान में जरखेज इलाका जो होता है उसे क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, वादी कहते हैं। ठीक है, और 2 दरियाओं के दरमियान में दोआब, 2 दरियाओं के ज़माने में जो जरखेज इलाका होता है, ज़मीन होती है, उसे हम दोआब कहते हैं। नाउ एंड नेवर के बारे में पूछा हुआ जी, चौधरी रहमत अली साहब हैं जी, इन्होंने दिया था ये 1933 के अंदर उन्होंने पम्फलेट जारी किया था, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया। स्टूडेंट थे, पाकिस्तान को बनाने की जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें भरपूर आगे आगे थे, और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, और वहीं से इन्होंने तहरीक चलाई। फिर इसमें बाकायदा हिस्सा लिया, पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने तजवीज़ किया था, चौधरी रहमत अली साहब ने। यह अलग और बात है कि बाद में हमने इसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए, और ये पाकिस्तान छोड़ के चला गया बरतानिया में, और वहीं इसकी डेथ हुई। इसके बारे में सवाल भी बनता है ये कहाँ पे दफन है, तो कैम्ब्रिज में ही ये दफन है। तो इसके बारे में आता है कि 17 दिन तक इसकी जो बॉडी थी, इसकी जो लाश थी, वो लावारसों की तरह उधर पड़ी रही, फिर उन्होंने वहीं दफन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ना जी, पाकिस्तान फिर नहीं आए थे, नहीं आ सके थे, इस तरह कह लें चले। ठीक है जी, तो ये हमारी तारीख है, हमने अपने मौसम के साथ ये किया है। आगे चलते हैं जी। बॉर्डर नेम बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आगे वही घिसा पिटा सवाल, ये भी रिपीटेड सवाल है वैसे तो। 1951 में इनकी डेथ हुई थी, 3 फरवरी 1951 की इनकी डेथ है, चौधरी रहमत अली साहब की। ठीक है, ड्यूरल लाइन जो आपको पता है बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में 2640 किलोमीटर इसकी जो है ना करंट लेंथ है। पुराने डेटा के मुताबिक 2430 किलोमीटर थी। ठीक है, 2430 भी हो, 2640 भी हो, तो 2640 को ठीक कीजिएगा। अगर ये नहीं है फिर आप 2430 को भी ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अपडेटेड जो वो हमारे पास डाटा है वो पेपर वाले के पास नहीं है, वो पुराना उठा के कहीं से डाल रहा है, अगर उसने सिर्फ ये ऑप्शन दिया हुआ है तो। ठीक, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है साथ में, इसका मतलब अपडेटेड है पेपर सेटर, और इसी को उसने ठीक किया होगा। ठीक हो गया जी। सबसे लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान का, अपने किसी भी बाहर के मुल्क, 4 मुल्कों के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान जो है 4 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करे, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। इनमें सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है। कुछ बच्चे गूगल करेंगे गलती से, वो 3300 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर कहेगा जी, इंडिया के साथ है। ठीक है, इंडिया के साथ है हमारा इतना 3000 किलोमीटर के करीब करीब, लेकिन वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ वो सिर्फ रेड क्लिफ लाइन है, जिसकी लेंथ 2100 किलोमीटर के करीब करीब है। बाकी जो है वो LOC है हमारे पास 740 किलोमीटर, और वर्किंग बाउंड्री है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है हमारे। ठीक है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात होती है तो अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है। आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ये जो ट्रीटी है इसके बारे में रिपीटेड सवाल है। ये भी 1920 में किस किस के दरमियान में हुई, देखिए 2 ट्रीटी हुई थी। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट थी उसके अख्ताम पे 2 ट्रीटी हुई। ट्रीटी ऑफ हमारे पास वर्साइल हुई, और दूसरी हमारे पास ट्रीटी ऑफ सवेयर हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी जर्मनी और जो अलाइज पावर थी बरतानिया फ्रांस, उनके दरमियान में हुई। जर्मनी पे पाबंदियां लगाई गई, जर्मनी के एसिड जो थे वो सीज कर दिए गए।
और ये जो ट्रीटी ऑफ सवेयर थी ये तुर्की, ओटोमन एम्पायर और एलाइज पावर, एलाइज पावर का मतलब बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, उनके दरमियान में और तुर्की के दरमियान में, तुर्कों को सबक सिखाया गया इसमें। मतलब तुर्की कैसे फिर कर लिए गए, तुर्की के इलाके जो थे वो आज़ाद कर दिए गए, तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। तो ये वो मुआहिदा था तुर्कों के साथ, ओटोमन एम्पायर और अलाइज पावर के दरमियान 1920 में हुआ था। जबकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था वो 1919 में हुआ था। उसमें जर्मनी को सबक सिखाया गया, जर्मनी के एसिड वगैरह फ्रीज कर लिया, जमाने लगाए गए थे। जर्मनी और तुर्की एक साथ थे ना, इकट्ठे थे ना। वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, पूरा ये जो ट्रीटीज हैं उसमें बताई हुई है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है हमारा, पिछले साल बनाई थी, उसमें सारा डिटेल मैंने डिस्कस की हुई है। सुएज कैनाल के बारे में पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। कौन कौन से सी रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है ये। अगर ओशन का पूछेंगे तो रेड सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, तो वो आपको इंडियन ओशन कह सकता है, और मेडिटेरियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, तो वो आपको अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का भी कह सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस का मतलब यही है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है उसके अंदर जो है ना जी आप कहेंगे इस एड्रेस को स्टोर होता है। आउटर लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की देखें 3 लेयर है, मैंने यहाँ डाली है, तो 3 मेजर हैं, फिर उसकी मजीद हम सब डिवाइड कर देते हैं इसे मजीद आगे चल के, इनर कोर और आउटर कोर इस तरह से करके। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, कोर है, ये वाली देखिए कोर होगी हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली मेंटल होगी, और उसके बाद बाहर वाली हमारे पास क्या होगी, क्रस्ट होगी। क्रस्ट ही है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, हम खड़े हैं। इसके अंदर जो है मेंटल है, मेंटल जो है हमारे पास सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कितनी है, ये 3 लेयर हैं। तो जो बाहर वाली है उसे क्या कहेंगे, हम क्रस्ट कहेंगे, जिसके ऊपर हम मौजूद हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स आपको बताया कि ऐसे जानवर होते हैं जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खुद कुछ नहीं करते, मतलब वो खुद ना खुराक बनाते हैं, ना वो कुछ, ना मतलब है कि उगाते हैं, मतलब वो सिर्फ बस किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी जो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सारे के सारे वहीं से खुराक लेते रहते हैं, ठीक है, किसी और जानवर के जरिए। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी कहेंगे इसे हम। विच कनेक्ट कंप्यूटर विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो ये इसमें ऑप्शन देखिएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये जो है ना जिनके ज़रिए, या इंटरनेट भी कह सकते हैं, या इस तरह से आप देखें कि ये चीज़ें जो होंगी इनके ज़रिए हम अपने जो बाहर की दुनिया उसके साथ अटैच हो सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। अदरवाइज़ अगर आपको कंप्यूटर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप मॉनिटर के ऊपर दुनिया को देखेंगे ना, आप जो काम करना चाहते हो आपको कीबोर्ड माउस हर चीज़ चाहिए आपको। तो कंप्यूटर के साथ अगर आपने बाकी दुनिया के साथ जुड़ना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जुड़ना है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, ब्राउजर्स हैं, ये सारे के सारे आपको यूज़ करते हैं। USB स्टैंड फॉर, वो रिपीटेड घसा पीटा सवाल है, यूनिवर्सल सीरियल बस हमारे पास बन जाएगा। वेब कैम, ये जो आप मैं को वीडियो जो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ये वेब कैमरा है, जिसे वेब कैमरा कहते हैं, वेब कैम। तो ये क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आप ये ना समझे जी आपको भी ये दिखा रहा है, नहीं, ये जो है, ये मेरी जो वीडियो है इस डिवाइस तक, इस कैमरे तक पहुँचा देगा, बस इसका काम इतना सा है, ख़त्म हो गया। आप तक पहुँचाना इसकी जिम्मेदारी है ही नहीं वेब कैमरे की। हाँ, इसे हम फिर सेट करते हैं, सेट करके फिर इसे हम नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिसके जरिए हम अपना जो डाटा है कंप्यूटर तक, मशीन तक पहुंचा देते हैं, बस उसका काम पहुंचाना होता है, ठीक है। तो वेब कैमरा हमारे पास क्या है जी, इनपुट डिवाइस ही है। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ वैसे, अपने जो कंप्यूटर का लेक्चर होता है उसमें मैं करवाता हूँ। तो डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से आपने कैरेक्टर डिलीट करना है तो स्पेस बार। ये सवाल ये की अक्सर रिपीट होती है। देखें मेरे पास जो है ना जी, देखें यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इसकी लेफ्ट साइड से, इसके यहाँ से पीछे वाला जो M है गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा सिंपली, तो एक कैरेक्टर जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाता हूँ तो पूरा वर्ड जो फ्रॉम है ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर वो कहे टू डिलीट अ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, सिंपली बैक स्पेस दबाएगा तो सिर्फ एक कैरेक्टर जाएगा M, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिलीट की होती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी कहता है, वो कहता है जब हमने कैरेक्टर डिलीट करना है बिफोर द कर्सर,
कर्सर से पहले तो बैक स्पेस, वर्ड डिलीट करना बिफोर द कर्सर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये दो शॉर्टकट की इस तरह से याद करें आप। फिर डिलीट किया हमने, एक लव डिलीट, एक करेक्टर डिलीट करना है आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद वाला मतलब एल खत्म करना है हमने, डिलीट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डिलीट की दबाऊंगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस डिलीट दबाता हूं तो पूरा का पूरा लेफ्ट ही गायब हो जाएगा यहां से। आफ्टर द कर्सर पूरे का पूरा वर्ड खत्म हो जाएगा कंट्रोल प्लस डिलीट की भी। ठीक है, तो ये सवाल अक्सर वो पूछता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, आफ्टर द कर्सर या फिर राइट साइड भी कह सकते हैं ऑफ द कर्सर। इस तरह से 4 शॉर्टकट की आपको याद हो जानी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट ब्राउजिंग के बारे में उसने पूछा। बेसिकली ये देखिए हमारे पास जो ब्राउजिंग है आप ये देखिए तो इसमें आप डिफरेंट जो है सिक्योरिटी के लेयर्स हैं इंटरनेट पे। तो सिंपली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं गूगल या ये जो ब्राउज़र जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारे पास सिंपल मतलब लेयर होती है। इसमें हमारा पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो डेटा है वो सेव हो रहा होता है। कोई भी देख सकता है जी हम क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, क्या मामला, क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पूरी हिस्ट्री मौजूद रहती है। ठीक है, ये पहली लेयर होती है। उसके बाद दूसरी लेयर में आप देखिए कि हमारे पास ये इनकॉग्निटो मोड जो होता है, इसके अंदर जो है कुछ जो ऐसी मतलब है कि वेबसाइट्स या ऐसे पेजेस हैं जहाँ तक रसाई हो सकता है, प्राइवेट जो पेजेस होते हैं उन तक हमारी रसाई होती है, कुछ होती हैं। जैसे ही बंद करेंगे पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आपने क्या देखा क्या किया सब खत्म, इसे बंद जब करेंगे आप। इसके बाद होता है एक डार्क वेब। डार्क वेब कह लें इसे या डीप सेक कह लें, मतलब डीप डार्क वेब भी कहेंगे या डार्क डीप वेब कह लें, डीप वेब या फिर डार्क वेब। उसके अंदर होता है वो पेड होती है, उसमें कोई चीज़ भी मतलब आपको जो है ना जी, आपके जो है ना जी पूरा का पूरा वो बिल्कुल सिक्योर होता है उसके अंदर, और उस तक रसाई आपने हासिल करनी है तो वो पूरा पे करना पड़ता है। उसके अंदर जितने भी जो 2 नंबर काम हो रहे हैं इंटरनेशनली वो सारे के सारे डार्क वेब पे हो रहे हैं। ठीक है, इवन जो आप मोबाइल के ऊपर मतलब आप जो एटीएम यूज़ करते हैं किसी एटीएम में जाके, उसका डेटा भी आप अगर ख़रीदना चाहें तो डार्क वेब पे मौजूद होता है। ये जो हैकर वो आपके अकाउंट से पैसे निकालते, कैसे निकालते, ये डार्क वेब से पूरी की पूरी लिस्टें लेते हैं आपके अकाउंट्स की, पूरी डिटेल लेते हैं और वहाँ से उसके बाद उसे हैक करके आपके पैसे निकाल लेते हैं। तो डार्क वेब मतलब इंतहाई सिक्योर होता है आप ये कहने के, और जिसके अंदर मतलब है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो दूसरे किसी बंदे को नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है, ना ही वहाँ से पकड़े जा सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी मतलब इनके आप कहेंगे सिक्योरिटी के लेयर्स हैं 2-3 बन जाएंगी मेन। तो हमें तो सिर्फ इसका ही बताया ना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मैक्सिमम। तो बहुत सारे जो है ना जी जो 2 नंबर काम हो रहे होते हैं वो डार्क वेब पे या आप कह लेंगे डीप वेब के ऊपर हो रहे होते हैं। दोआब बिटवीन रावी एंड चनाब, तो रचना बनेगा मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं था इसलिए नबदीस लगा हुआ है। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी, तो कनोक था पहला 1972 में, हमने कराची में लगाया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन वाज रोलेट एक्ट पास, तो रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था जी, ब्लैक लॉ कहा गया, काला कानून कहा गया। 1919 के अंदर जो है ना जी ये पास किया था। अब ये था क्या, देखें आप हंसेंगे भी सही मेरी इस बात पे। तो ये आप देखें 1919 के अंदर देखें वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई। अब हिंदुस्तान के अंदर मिला जुला रद्द अमल था, कुछ लोग कह रहे थे हाँ अंग्रेज हार जाए, हमारी जान छूटे इनसे, और जापान जीत जाए दुआ कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे उन्हें जंग के दौरान। ठीक है, जितना हो सकता था उनकी सपोर्ट कर रहे थे, और बरतानिया वालों के हारने की दुआएं भी कर रहे थे, और पूरा पूरा सामान तैयार कर रहे थे कि ये हार जाए किस तरीके से और हमारी जान छूटे अंग्रेज़ों से। ठीक है, हम आज़ाद हों, बेसिकली आज़ादी के लिए जुद्दोजहद कर रहे थे। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया जी, जंग के दौरान तो हिंदुस्तान को अंगेज करने की कोशिश की, लेकिन जंग जैसे ही हो गई ना, अंग्रेज़ों ने कानून पास किया जिसे कहा गया रोलेट एक्ट। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जंग के दौरान जो लोग भी हिंदुस्तानी हमारी अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे थे या उसके खिलाफ काम कर रहे थे या जापान को सपोर्ट कर रहे थे, चले इस तरह से चले, जापान को या तुर्की को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें उठाओ, उन्हें हमने क्या करना है, सबक सिखाना है ताकि दोबारा से ये सोच ना सके हमारे खिलाफ जाने की। तो ये कानून लाया गया, इस कानून के मुताबिक किसी बंदे को भी किसी के घर से उठाया जा सकता था और उसे अदालत में पेश भी नहीं करते थे। जितने दिन चाहे अपने पास रिमांड में रखें,
अपने पास रखते थे वो रख सकते थे इस कानून के मुताबिक। उसे वकील करने का भी हक नहीं दिया जाता था। तो जिन्ना साहब क्या थे, वकील थे। जिन्ना साहब ने कहा अच्छा ये तो काला कानून है, आप एक बंदे पे इल्जाम लगा रहे हो कि यार आपने हमारे खिलाफ ये काम किया, और आप उसे अपने केस को डिफेंड करने के लिए अदालत में जाने का हक भी नहीं दे रहे, वकील करने का हक भी नहीं दे रहे, तो मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा। जिन्ना साहब इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा थे, रिजाइन कर दिया था उन्होंने। सवाल बनता है कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया था, कब रिजाइन किया था? 1919 में उन्होंने जो वायसराय की कैबिनेट थी उसे रिजाइन कर दिया था। मैं ऐसी असेंबली का हिस्सा ही नहीं हूं जिसके अंदर ऐसा काला कानून पास हो और उसके बाद उसे लोगों को उठाया जाए। जिन्ना साहब यहाँ से हीरो बन गए थे। ठीक है, तो ये कानून क्या था? बेसिकली हिंदुस्तानियों को जो उनकी सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत भी अगर सेंटीमेंट रखते तो उन्हें फिक्स करना मकसद था। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट था बेसिकली, आप इसे देख लें। वर्ल्ड वार फर्स्ट डेट फ्रॉम 1914 से 1918 तक। अगेन वही सवाल आ गया। अ नंबर दैट आर फाइनाइट एंड काउंटेबल आफ्टर द पॉइंट कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से क्या देखें, मैं 5 को तकसीम करता हूँ 10 पे, तो जवाब आएगा 0.5। अभी आगे नहीं चल रहा है, एंड हो गया 0.5, पूरा जवाब आ गया। टर्मिनेटिंग मतलब वो फाइनाइट हो गया, रुक गया, चला। जैसे मैं मिसाल के तौर पे 10 को तकसीम करता हूँ 3 पे, जवाब आएगा हमारे पास 3.333, चलता चला जाएगा, चलता चला, नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो ये फाइनाइट डेसिमल है और ये नॉन फाइनाइट डेसिमल है। तो इसमें ये पूछा गया है नंबर दैट फाइनाइट हो, रुक जाए, खत्म हो जाए, एंड काउंटेबल हो आफ्टर द पॉइंट कॉल्ड, पॉइंट के बाद, तो वो क्या होगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो चलता जा रहा है, एंड हो नहीं पाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे इसे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जी, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद कब किया था? अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इनका नाम था जुना खान। ये अपने बाप को मार के इन्होंने हुकूमत संभाली थी। आप इसे कहें कि तुगलक डायनेस्टी 1320 में शुरू होके ये चली थी 1414 तक। ठीक है, तो 1325 में ये आया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद। ये मोहम्मद बिन तुगलक, जुना खान इसका नाम था, अपने बाप को मार के इसने हुकूमत संभाल ली थी। 1351 तक ये रहा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ अपोजिट, यू टर्न लेने वाला बंदा। ठीक है, इंटेलिजेंट फूल, पढ़ा लिखा जाए। ठीक है, पढ़ा लिखा बेवकूफ, जाहिल नहीं कहते, बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि डिसीजन लेता था उस पर पूरा नहीं उतरता था। तो इसने क्या किया था, एक दफा क्या किया जी, अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली से शिफ्ट कर दिया। कहाँ? दौलताबाद। 8 साल वहां बैठा रहा, अपना रोड थे ना घर थे, लोग गए नहीं। वो पहले स्ट्रक्चर बनता है, रास्ते बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, लोग आए तो दरबार, बाकी रहने की जगह, बाजार, सारी चीजें होती हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे मुंह उठा के पहुंच गया, बैठा रहा, उसके बाद फिर वापस आ गया 8 साल के बाद। भाई 8 साल में तो लोगों को रास्ते का भी पता चल गया, रास्ते भी बन गए, बिल्डिंग्स भी कुछ ना कुछ बन गई होंगी, अब वापस क्यों आ रहे हो भाई? तो पहले ना जाते। इस तरह के डिसीजन ये करता था। इसी तरह से इसने जो है ना अपनी आर्मी चला दी चाइना के ऊपर, आधी फौज सर्दी में मर गई। जब हिमालय के पहाड़ क्रॉस करने लगे, ठंड थी, सारी मर गई, प्लानिंग कोई नहीं थी, फिर वापस बुला ली। ठीक है, इसी तरह से इसने करेंसी जारी कर दी। इसने जो है ना जी चमड़े के सिक्के जारी कर दिए। इसने कहा जिसके पास गोल्ड है वो ले आओ उठा के, मेरे पास चमड़े के सिक्के मैं तुम्हें देता हूँ, इससे कारोबार करो, इसे कारोबार करो। अब लोग कारोबार करना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तानी कौम है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी की थी, इन्होंने अपने जो दस्ती चमड़े के सिक्के बना के मार्केट में चला दिए। अब सिक्के सिक्के हो गए चमड़े के, मार्केट में कारोबार हो रहा है, इसके पास सोना थोड़ा, सिक्के ज्यादा है। अब इसे किसी ने बताया कि यार इस तरह से 2 नंबरी हो रही है। इसने कहा यार अपने सिक्के वापस ले जाओ सोने के, और हमें हमारे जो चमड़े के सिक्के वापस कर दो। और जो लोग उन्हें 2 नंबर सिक्के चलाए हुए थे मार्केट में बना के सेम कॉपी, वो भी लोग इसे दे के इसका खजाना भी ले गए, सारे का सारे खाली होके बैठ गया। ठीक है, इस तरह के इसने डिसीजन किए बेवकूफ़ आदमी ने, इसीलिए इन्हें इंटेलिजेंट फूल कहा गया, मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहा गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक साहब को इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था दौलताबाद। इन्होंने गालिबन 1327 में किया था, 1335 में वापस आ गया था ये, अपना कैपिटल वापस लेके। 8 साल उधर बैठा रहा था ये। शॉर्टकट की चेंज केस का मतलब अपर केस और लोअर केस को शिफ्ट प्लस F3 की जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट डॉट पीपीटी,
हम यूज़ कर डॉट पीपीटी एक्स यूज़ करना चाहिए, हम एक्स भी साथ में यूज़ करें। बट व्हाट इज नॉट अ पेज मार्जिन, रेगुलर पेज मार्जिन नहीं। पेज मार्जिन हमारे पास 5 तरह के होते हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, सारे 1 इंच होते हैं। 5वां होता है इसमें हमारे पास गटर मार्जिन, बाइंडिंग साइड के ऊपर होता है, तो रेगुलर मार्जिन कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये इसने पूछा हुआ था कौन सा मार्जिन नहीं है। कांग्रेस रिप्लाई ऑन लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन के ऊपर कांग्रेस का रिप्लाई क्या था, तो कांग्रेस ने पोजीशन की थी। तो इसमें आप देखिए उसने ऑप्शन क्या दिया, टोटली डिसएग्री का ऑप्शन दिया हुआ था, या फिर जो है ना जी पार्शल डिसएग्री का दिया हुआ था, या फिर टोटली अपोजिशन का। मेरे ख्याल से टोटली अपोजिशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी हुई थी आगे चल के। शुरू में उन्होंने क्या किया, जो उससे एग्री नहीं किया, बाद में फिर उन्होंने प्रॉपर उसकी मुखालफत शुरू कर दी हुई थी। ठीक है, लोगों को उकसाना शुरू कर दिया था। इसमें हमारे मौलवी भी इस्तेमाल हुआ, अबुल कलाम आज़ाद हो गया। इस तरह से आप देखो वो जो मदनी साहब थे, हुसैन अहमद मदनी साहब, वो भी मुखालिफ थे। सारे मौलवी थे हमारे, वो भी मतलब नहीं उस जो अंग्रेज़ों की जो चाल थी उसे समझ पाए थे उस वक्त। आगे चलते हैं जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब के 2 लक़ब कौन कौन से मैंने करवाया, सद्दीक और अतीक। सद्दीक जो था, इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लक़ब दिया था कि जब इन्होंने वाक़या मिराज की तस्दीक की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, आपने सिद्दीक किया, आपने सच कहा। ठीक है, क्योंकि वो जो मुनाफिकीन थे या कुफार मक्का थे, वो चिमगुइयाँ कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, गलत गलत बातें कर रहे थे कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जी मैं रात गया हूँ जी उधर मस्जिद अक्सा और अल्लाह पाक के पास, और कि रात में वापस भी आ गया हूँ। वो कहते जी जानने के लिए कई महीने लगते हैं, मस्जिद अक्सा है, कैसे जो है नबी पाक एक दिन के अंदर या एक रात के अंदर होके आ गए, ये झूठ है, हम नहीं मानते। कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस तरह से कुछ लोग उन्हें छेड़ने के लिए अबू बकर सिद्दीक साहब से पूछा, जी इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तो आप जो है ना मानते हैं इस बात को? अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल ने ये बात की है तो मैं इसे मानता हूँ, मैं इंडोज करता हूँ, वो ज़रूर गए यहाँ और देख के आए। तो सबसे पहले जो तस्दीक की वाक़या मिराज की, ये सवाल भी बनता है किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब ने की थी। इसीलिए इन्हें फिर ये सिद्दीक का लक़ब मिला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था। अतीक का मतलब होता है बुजुर्ग, बुजुर्ग थे, ज़्यादा थी थोड़ी सी। ठीक है, अतीक भी नहीं कही था आप कहीं टाइटल। टर्म ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल 5 साल होती है बेटा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं था पेपर में, तो 5 साल इनकी टर्म होती है, 2 दफ़ा ये बन सकती हैं मैक्सिमम। इन 1979 to 89 पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ विच ग्रुप, तो नैम का मेंबर बन गया था। नैम हमारे पास क्या है पूछ लेते हैं अक्सर, नॉन अलाइड मूवमेंट 1961 में ये बनी थी, कहीं भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है। क्या थी बेसिकल ये मूवमेंट चलाई गई थी, मैंने आपको बताया नेहरू साहब जो थे इसमें आगे आगे थे, जोसेफ ब्रोज टिटू साहब थे यूगोस्लाविया वाले, और टनको अब्दुल रहमान साहब थे। इस तरह से बड़े बड़े लीडर थे। असल में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई हुई थी। कोल्ड वार का दौर था, एक रशिया का कैंप था, यूएसएसआर का, एक अमेरिका का कैंप था। हम किस में थे? अमेरिका के कैंप में थे। ठीक है, तो 2 कैंप बना दिए गए, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। कुछ मुल्क ऐसे थे उन्होंने यार नाम इस कैंप का हिस्सा, नाम उस कैंप का हिस्सा, हम नॉन अलाइड हैं, हमारा किसी के साथ कोई अलाइड नहीं है, किसी के साथ अलाइड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बनाई थी क्या जी, नैम। बाद में पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया, 1979 में पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन कर लिया हुआ था। ठीक है, तो वैसे ज्वाइन तो हमने कर लिया था, लेकिन अमेरिका की जंग भी तो लड़ रहे थे, किधर? अफगानिस्तान में 79 में तो हमने शुरू की थी जंग। ठीक है, उधर से हम नैम के मेंबर ही बने, और इधर से हमने जंग में उनकी अमेरिका की डायरेक्टली, पहले भी हम हिस्सा थे किसका, यूएस का, जो मतलब अमेरिका के कैंप में, लेकिन हमने जब नैम ज्वाइन कर लिया फिर हमें अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने फिर ज़्यादा शद और मद के साथ उनकी जंग लड़ी अफगानिस्तान में। ठीक है, डॉलर जो मिलने थे हमें। आगे चलते हैं जी। हु मेड मोनालिसा वाले पुराना, लेनार्डो डा विंची साहब जो थे इटली के पेंटर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। और मोनालिसा इस वक्त कहाँ मौजूद है? ये जो हमारे पास लॉवरे म्यूजियम है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे मौजूद है। वो इज़ द रियल फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आप रिपीटेड सवाल है। लेवनहोक का आपने पढ़ा होगा एफएससी में या मैट्रिक में। लेवनहोक साहब ने क्या किया, माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। पूरा नाम था अंतोनी वैन लीवनहोक। लीवनहोक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है जी। यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस सेव, देखें 2 हमारे तरह के हमारे पास, एक सेव होता है और एक सेव एज होता है। कंट्रोल प्लस एस हमारे पास क्या होता है, सेव, मतलब आप जो है ना जी जिस फाइल से आपने पहले से जिस नेम के साथ आपने सेव किया हुआ है उसी में वो मटीरियल सेव होता रहेगा।
ठीक है। और ये होता है सिंपल सेव, कंट्रोल प्लस एस से हम जो करते हैं। F12 से भी हम सेव करते हैं, जो F12 से करेंगे वो सेव एस होगा। अब जैसे हमेशा मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एस करूंगा, मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की, वही सेव हो जाएगा। अगर मैं F12 करूंगा ना, फौरन मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, हाँ जी आपने किधर सेव करना है, मतलब नए नाम के साथ नई लोकेशन पे सेव करेंगे आप। सेव एज के साथ आप क्या करते हैं, नई लोकेशन नया नाम, ठीक है, उसके साथ आप सेव करते हैं सेव एज के जरिए या F12 के जरिए। सिंपल कंट्रोल प्लस एस के जरिए या सेव के जरिए आप सेम नाम जो होता है पहले वाला और सेम लोकेशन के साथ वहीं पे आप सेव कर देते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है। MS एक्सेस इज यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस के हवाले से ये मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे का पूरा। शाजिया सिकंदर पाकिस्तानी ज्ञान के अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और ये मिनिएचर के हवाले से मशहूर हैं, ये अभी पिछले दिनों खबरों में थी। गंधारा आर्ट किस लिए फेमस है, जी स्टैचू मेकिंग के हवाले से फेमस है। देखिएगा 500 BC से 900 BC के दौरान थी ये। आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेके टेक्सला तक का ये जो सारा बेल्ट था इसके अंदर गंधारा सिविलाइजेशन मौजूद थी और ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी सारी की सारी, ठीक है। विच सिटी इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मार्बल इन पाकिस्तान, तो मार्बल के हवाले से पेशावर का इलाका जो है, सवात का ये इलाके सारे मशहूर हैं। तो इनमें अगर आप देखें तो सवात ठीक रहेगा। मुल्तान में कौन सी मार्बल है, क्योटा में भी ऐसा नहीं है, कराची में भी नहीं है। हमारी टाइम जोन इन रशिया, रशिया में 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा जो है फ्रांस में है 12, अमेरिका में भी 11 हैं, रशिया में भी 11 हैं, सबसे ज़्यादा फ्रांस के अंदर। ये भी सवाल बना है टाइम जोन्स। गलीली सी लोकेटेड नियर कंट्री, गलीली सी मैंने परसों तरसों करवाया है, इसराइल और सीरिया के दरमियान में। सी ऑफ गलीली बेसिकली लेक है वहाँ पर मौजूद है, सी ऑफ गलीली। तो ये इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पे मौजूद है, ये सवाल बना है, पेपर में आया है, यहाँ आया हुआ था मेरे ख्याल से, इसराइल का ऑप्शन था शायद। बैटल फाइट बाय नादिर शाह 1939, इसी साल 1939 में इस जंग का नाम था हमारे पास, इसमें मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह रंगीला था और उधर से मोहम्मद शाह रंगीला था, उधर से नादिर शाह आया था, नादिर शाह ने हमला किया था। बैटल ऑफ करनाल कहा गया था इसे, करनाल के मकाम पे जंग हुई थी। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था और नादिर शाह दुरानी, नादिर शाह ईरानी जिसे कहा गया था। 1939 में इसने अटैक किया था हिंदुस्तान पे और उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। ये फिर यहाँ से जो है ना वो तख्त ताउस भी ले गया था, पीकॉक थ्रोन भी, और जो कोहिनूर का हीरा था वो भी ले गया था लूट के। कौन, नादिर शाह दुरानी, ईरान से आया था नादिर शाह ईरानी या फिर नादिर शाह दुरानी, दुरानी एम्पायर से था ये। और हमाद शाह अब्दाली भी इसका वो था, वफादार था, इसका जर्नल था नादिर शाह दुरानी का। बाद में उसने भी हमला किया हिंदुस्तान पे, नादिर शाह हमाद शाह अब्दाली ने। चलें जी, बैटल ऑफ करनाल का पूछता है, वो 1739 में हुई थी। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट आपको पता है जॉल है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा, ऑफिशियल लैंग्वेज तो बेटा इंग्लिश ही थी, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, ये नेशनल लैंग्वेज थी। उर्दू और बंगाली नेशनल लैंग्वेज थी 1956 के कानून में। इंग्लिश को कहा गया था ये क्या होगी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और अगले 20-25 सालों के अंदर इसे रिप्लेस किया जाएगा उर्दू से और बंगाली से, ये कहा गया था, ठीक है। तो सरोनेम थे इनिब्रिएट, मस्त होना, मखमूर होना, नशे की धुत में जो है ना जी, नशे में धुत होना। और हमारे पास ड्रंकन का मतलब ड्रंक करना, शराब पीना जैसे होते हैं, धुत हो जाना, तो ये की मतलब है सरोनेम पूछेगा। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आपको पता है, आर्बिट्रेशन के कोर्ट्स भी, अदालतें भी मौजूद होती हैं, तो कोर्ट्स में भी ये टर्म यूज़ की जा रही होती है कि आपस में जो है ना जी आर्बिट्रेशन कर लें, मतलब कोई एग्रीमेंट कर लें, बैठ जाएं, सुलह सफाई कर लें, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास एंटोनिम बनेगा डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट की एंटोनिम डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। जज कहाँ होगा, कोर्ट में होगा, हॉस्पिटल में कौन होगा जी, डॉक्टर होगा। इसे वैसे डॉक्टर हॉस्पिटल, तरतीब इसकी ठीक करनी चाहिए हमें, डॉक्टर होना चाहिए बाद में, हमें फिर हॉस्पिटल होनी चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी क्लासेज इन अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम 2 क्लास होनी चाहिए, मिनिमम क्लास इसमें जरूर होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। हाउ मैनी क्लासेज, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लास होती है बस। क्लास का क्या मतलब है, क्लास का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मौजूद होता है उसमें। आगे माय फादर डील्स इन, कारोबार करना डील्स इन होता है जी, कार का कारोबार करता है मेरे वाले साहब। कन्वर्ट इनटू पैसिव, व्हाई विल शी विजिट यू, व्हाई विल शी विजिट यू, तो व्हाई विल यू बी विजिटेड बाय हर। देखिए मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में नंबर 1 वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी अरमान में, V3 आई हुई है।
हमने इजाफा करना है हेल्पिंग वर्ब का, पहले वाले भी रहेंगे वैसे ही, इजाफा भी करना है। तो वाई पहले है वैसे आ गया, विल पहले है वैसे आ गया, उसके बाद शी है तो मतलब यू है, यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाय हार, ये शी जो था बाय हार हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इजाफा जो हेल्पिंग वर्ब का किया गया, बी का किया गया, ये देखें ये इजाफा हो गया। दो कंडीशन है पैसिव वॉइस की। नंबर 1 वर्ब की तीसरी फॉर्म, नंबर 2 एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले भी मौजूद रहेंगे, एडिशन भी करनी है हमने किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की। ये दो गलतियां पकड़ लेंगे अगर आप किसी भी सेंटेंस में, तो आपका पैसिव वॉइस ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। मानसून कम्स इन पाकिस्तान फ्रॉम विच साइड। तो मानसून जो है ये नॉर्थ, असल में मानसून दो तरह की आप कह लेंगे, हमारे पास सर्दियों में भी है गर्मियों में भी है। जो सर्दियों वाला है तो नॉर्थ ईस्ट से, जो बे ऑफ बंगाल से इंडिया की तरफ से ऐसे आता है हमारी तरफ, और जो गर्मियों वाला होता है वो साउथ वेस्ट की तरफ आप कह सकते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। या इसे आप कह लेंगे हाँ साउथ वेस्ट की तरफ, ऐसे साउथ से उठता है ऐसे वेस्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जी हमारे पास 59 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी भी इंशाल्लाह हमारे बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, मैथ भी सॉल्व करके पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम का पेपर था उसकी वीडियो डॉक्टर यूनुस साहब ने बनाई है, और मुझे खुशी हुई आप लोगों ने जो है ना उनकी जो मतलब है कि जो उन्होंने मेहनत की हुई है वो वैसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इंसान जो भी मेहनत करता है उसके जो है ना जी अंदाज में नॉलेज जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा। तो असल में आप लोग अति हो गए हैं शायद मेरे जो है ना आवाज़ सुनने के, या शायद स्टाइल जो है मेरा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इस वजह से जो है बाकी जो लोग हैं उनकी जो आप वीडियोस है वो कम देखते हैं, या मतलब आपको उस तरह से जो है ना जी रिस्पांस नहीं करते। लेकिन जो नया टैलेंट है उसे ज़रूर जो है ना जी स्पेस मिलनी चाहिए, और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अपना प्लेटफॉर्म हर वक्त हाजिर होता है। तो डॉक्टर साहब ने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी, लेकिन उनकी एक से ज़्यादा रिकमेंडेशन है। इस वक्त वो 17 में लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं, इस तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर वो रिकमेंड हुए, असिस्टेंट रिकमेंड हुए, मेरे ख्याल से कोई 15-20 पेपर उनके कम से कम पास हुए हैं रिटर्न के, और रिकमेंडेशन 3 से 4 रिकमेंडेशन है उनकी। इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिकमेंडेशन है, असिस्टेंट की रिकमेंडेशन है, और इस वक्त वो लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ के मतलब है कि सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे मज़ीद इम्प्रूव करके जो है ना आपके सामने वो प्रेजेंट हों, और चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट करें आप लोगों को जितना हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बेटा अल्लाह हाफ़िज़।